बाजार संतुलन क्या होता है और बाजार संतुलन से पहले समझना है बाजार के रूप के बारे में। वैसे तो सीयूटी के सिलेबस में 2025 में केवल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में दे रखा है, लेकिन जब एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं ना, उससे रिलेटेड एक दो बाजार के बारे में पूछा जाता है, जैसे विशिष्टताओं के आधार पर पूछा जाता है। क्योंकि जब पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ रहे हैं तो उसकी विशिष्टताएं कुछ इस प्रकार से होती है कि बाकी बाजार से उसको कंपेरिजन करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें सभी प्रकार के बाजारों के बारे में हमें पढ़ना है प्रतियोगिता के आधार पर, क्योंकि बाजार को तो कई वर्गों में बांटा जा सकता है। स्थान के आधार पर बांटा जाता है, विक्रय के आधार पर बांटा जाता है, प्रतियोगिता के आधार पर बांटा जाता है, पूंजी के आधार पर बांटा जाता है। तो अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। यहाँ पर प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को पढ़ना है सीयूटी के अकॉर्डिंग। जब इसकी बात करेंगे तो यूनिट नंबर 4 बाजार संतुलन और बाजार के रूप की बात करते हैं। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हमें समझना है बाजार को। नॉर्मली लोग बाजार को सामान्य अर्थों में बोलते हैं कि एक ऐसा स्थान जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। सही है, लेकिन अगर सामान्य अर्थों में अगर केवल स्थान को ही समझ जाए कि बाजार एक स्थान है, इसका मतलब हमने बाजार को क्या कर दिया, सीमित कर दिया। लेकिन वहीं पर इसको एज ए इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो बाजार एक सीमित स्थान ना होके बाजार एक व्यापक स्थान है। व्यापक स्थान भी नहीं कहेंगे, व्यापक क्षेत्र है, क्योंकि क्षेत्र का कोई एरिया नहीं होता है। ये वो सारा क्षेत्र होता है जहां पर को किसी एक वस्तु का क्रेता और विक्रेता आपसी संपर्क में आकर निश्चित वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। किस पर, वस्तु की निश्चित कीमत पर। इसका मतलब होता है बाजार का मतलब किसी स्थान से नहीं होता। बाजार वो है जहां पर किसी वस्तु का क्रेता विक्रेता वस्तु को किसी कीमत पर खरीदते हैं और बेचते हैं, चाहे वो किसी प्रकार से हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, ठीक है, चाहे वो रेहड़ी वाला हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो मछली मार्केट हो, चाहे वो एक दोस्त सामान लेके किसी दूसरे दोस्त को बेच दे रहा है, घर के सामने आके फेरी वाला सामान बेच रहा है। ये सभी बाजार के ही रूप है, ये सभी बाजार के ही प्रकार है। क्योंकि क्रय विक्रय तो हो रहा है ना, लेन देन तो हो रहा है ना, क्या वस्तु के बदले में मुद्रा का विनिमय हो रहा है ना। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो वो बाजार है, चाहे वो एक दुकान हो, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। तो यहाँ पर बाजार के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग हिसाब समझाया। जब सबसे सटीक परिभाषा प्रोफेसर बेनहम ने दी है कि बाजार वो क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के इतने निकट संपर्क में होते हैं कि एक भाग में प्रचलित कीमत का प्रभाव दूसरे भाग में प्रचलित कीमतों पर प्रभाव। मतलब साफ है कि वह क्रेता विक्रेता किसी वस्तु के रिलेटेड विक्रय के लिए आपस में क्रिया, जहाँ पर एक कीमत दूसरी की कीमत से प्रभावित होता है। बाजार की अगर बात करते हैं, इसकी आपस में कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। जैसे नंबर 1, बाजार एक क्षेत्र है। बाजार एक व्यापक शब्द है जहाँ पर एक क्षेत्र से होता है, मतलब वो पूरी जगह जहाँ पर क्रेता और विक्रेता विद्यमान होता है, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, किसी प्रकार से। बाजार में क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति अनिवार्य है। बाजार किसी एक निश्चित वस्तु का होना चाहिए और उस बाजार में वस्तु की निश्चित कीमत होनी चाहिए, तभी वो बाजार होता है। अगर बाजार को हम समझते हैं तो प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता जहां पर प्रतियोगिता पूर्ण होती है, बहुत सारे क्रेता विक्रेता होते हैं, स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है। जहां पर अपूर्ण प्रतियोगिता का मतलब होता है जहां प्रतियोगिता की कमी होती है। इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, एकाधिकार बाजार, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार और तीसरा है अल्पाधिकार बाजार। हमें बेसिकली 1, 2, 3, 4 बाजारों के बारे में पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर किसी वस्तु के असंख्य क्रेता और विक्रेता मौजूद होते हैं। और इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पर वस्तु सममूल्य पर क्रय विक्रय होता है और यहाँ पर एक ही वस्तु होती है। मतलब वस्तु में किसी प्रकार का कोई अंतर, किसी प्रकार का कोई भी जो है विभेद नहीं होता है। एक ही वस्तु, एक जैसी वस्तु, उसकी एक ही कीमत प्रचलित होती है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्रेता विक्रय होता है। इसका मतलब कोई भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकता। ना ही क्रेता कीमत को प्रभावित कर सकता है, ना ही विक्रेता कर सकते हैं। लेफ्ट लिविच ने कहा है पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्म एक समान वस्तुएं बेचती हैं। इनमें किसी भी फर्म को यह स्थिति नहीं होती है कि बाजार की कीमत को प्रभावित कर सके।
उसे हम क्या बोलते हैं, बाजार बोलते हैं। ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएं, पहली, इस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। वस्तुएं समरूप होती है। समरूप का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होता, रंग, प्रकार, गुण, प्रयोग, सुगंध, किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी नया फर्म प्रवेश कर सकती हैं, साथ ही कोई भी एग्जिस्टिंग फर्म बिजनेस छोड़ के जा सकता है। क्रेताओं और विक्रेताओं की बाजार की दशाओं का पूर्ण की जानकारी होती है। कीमत क्या है, किस प्रकार की वस्तु, हर किसी को पता होता है। किसी प्रकार का विभेद उत्पन्न नहीं होता है। उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता बनी रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर किसी प्रकार का यातायात लागत नहीं होती है, मतलब विज्ञापन आदि की जरूरत नहीं पड़ती। इसको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। फिर है एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और उस जैसी वस्तुएं बाजार में उपलब्ध नहीं होती है। यहाँ पर एक एकाधिकार स्वयं ही विक्रेता होता है, स्वयं ही बाजार होता है, स्वयं ही उद्योग होता है। इसलिए वस्तु की पूर्ति एवं वस्तु की कीमत पर वो पूर्ण नियंत्रण रखता है। मैकडॉनल्ड के अनुसार एकाधिकार की स्थिति उस समय होती है जब एक अकेली फर्म वस्तु का एकमात्र उत्पादक होती है, मतलब एक निश्चित वस्तु का केवल एक ही उत्पादक होना या एक ही विक्रेता होना, तो उसे हम एकाधिकार की स्थिति कहते हैं। एकाधिकार की स्थिति में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, यानी कि एक ही उत्पादक होता है। इस वस्तु का कोई भी निकटतम स्थानापन्न नहीं होता, मतलब उसकी मिलती जुलती वस्तुएं बाजार में उपलब्ध नहीं होती है। एकाधिकारी स्वयं वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है। नई फर्मों का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है। कोई भी यहाँ पर अपना फर्म स्थापित नहीं कर सकता। मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, मतलब ये ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि एकाधिकार में वस्तु की कीमत का निर्धारण तो एकाधिकारी खुद कर सकता है, लेकिन उसकी मांग जो है उसको बेचना कितना है ये फिर कौन तय करता है, ये तय करता है कस्टमर। तो ऐसे में ज़्यादा कीमत पर कस्टमर कम मांग करेंगे, इसलिए ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। इस बाजार में वस्तु कीमत विभेद की संभावना बनी रहती है। कीमत मतलब एक ऐसी स्थिति जब पर एक ही वस्तु को अलग अलग क्रेताओं को अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है। अब बात करेंगे एकाधिकार आखिर बनता कैसे। एकाधिकार के कई कारण हैं। अगर किसी भी वस्तु के उत्पादन के कच्चे माल का केंद्रीकरण होता है कि एक ही व्यक्ति पर कच्चा माल है, तो वो एकाधिकार बना लेता है कि मेरे अलावा किसी को कच्चा माल नहीं दूंगा, तो वो खुद उत्पादक हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा। कानूनी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, राइट ले लेते हैं। गलाघोट प्रतियोगिता से बचने के लिए बहुत सारे लोग मिलकर एक जैसा बिजनेस करने लग जाते हैं और पेटेंट का अधिकार लेने से भी एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार जो एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता का मिश्र रूप में दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। मतलब एक ऐसा बाजार होता है जहां पर बहुत सारे विक्रेता मौजूद होते हैं और सभी विक्रेताओं के पास एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तुएं होती हैं, यानी कि वस्तुओं का स्थानापन्न होता है। सही वस्तुओं में अंतर होगा लेकिन समान उपयोगिता वाली होती हैं। विभेदीकृत वस्तुएं होती हैं और सभी एक दूसरे की निकटतम स्थानापन्न पाई जाती है। लेफ्टविच ने एक्सप्लेन किया है, एकाधिकार प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिनमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता पाए जाते हैं, किंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु उपभोक्ता की मस्तिष्क में दूसरे विक्रेताओं की तुलना में अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पेस्ट खरीदने जाएंगे टूथपेस्ट, तो वहाँ पर कोलगेट भी है, यहाँ पर सिवाका भी है, यहाँ पर दंतकांति भी अलग अलग है। सभी दांत मांजने का काम करते हैं लेकिन ब्रांड अलग है, तो इसको एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति कहते हैं। इस बाजार की विशेषताओं की बात करते हैं। यहाँ पर विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। इस बाजार में वस्तुएं विविधीकृत होती हैं, मतलब अलग अलग एक ही उपयोगिता वाली अलग अलग वस्तुएं होती हैं। यहाँ पर प्रतिबंधित प्रवेश सीमित प्रतिबंधित होता है, मतलब आप प्रवेश कर सकते हो लेकिन कुछ सीमितताएं होती हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। यहाँ पर विक्रय लागत अधिक होती है क्योंकि सभी को अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिक से अधिक विज्ञापन प्रमोशन का प्रयोग करना पड़ता है। इस बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है, किसी को भी बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। कौन सी वस्तु है, वस्तु के गुण अवगुण क्या होती है, उसकी वस्तु की वास्तविक कीमत है, सबको पूरी तरीके से पता नहीं होता है। गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है, मतलब यहाँ पर कीमत अपनी जगह पर अब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लेने के लिए कई प्रकार की दूसरी प्रतियोगिता, जैसे छूट देना, एक के साथ एक फ्री कर देना, ठीक है ना, क्वालिटी दे देना, या फिर कई प्रकार की यहाँ पर छूट प्रदान की जाती है। यहाँ पर फर्म की अपनी खुद की कीमत नीति होती है। उसके बाद है अल्पाधिकार बाजार। अल्पाधिकार बाजार एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर पूरे बाजार पे थोड़े से विक्रेता होते हैं और उनका पूरे बाजार पर थोड़े थोड़े हिस्से पर अधिकार होता है और यहाँ पर सभी विक्रेताओं के पास विभेदीकृत वस्तुएं होती हैं।
ठीक है ना, और सबकी उपयोगिता एक समान होती है। जिसका उदाहरण है भारत में जो संचार है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। क्यों? संचार में भारत में केवल कुछ ही कंपनियां हैं। इतने बड़े देश में कुछ ही कंपनी संचार व्यवस्था को संभाल रहे हैं, जैसे वीआई वोडाफोन, ठीक है ना, जैसे एयरटेल, जैसे बीएसएनएल और जैसे जियो। ये बेसिकली 4 कंपनियां हैं जो पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को संभाल रहे हैं, तो इसको अल्पाधिकार की स्थिति कहते हैं। ये सारे एक दूसरे की कीमत से प्रभावित होते हैं और 4 ही मिलकर पूरे भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। अल्पाधिकार की स्थिति होती है। इस स्थिति में यहाँ पर इसकी प्रमुख विशेषता है कि विक्रेताओं की संख्या थोड़ी कम होती है। कीमत तथा उत्पादन निर्धारण की नीतियों में विक्रेताओं के बीच पारस्परिक निर्भर, सभी एक दूसरे पर जुड़े होते हैं। एक ने कीमत कम कर दिया तो बाकी सबको करना पड़ जाता है। विभिन्न फर्मों में उत्पादों के लिए ऊंची मांग की आड़ी लोच पाई जाती है। यहाँ इस बाजार की सबसे इंपॉर्टेंट विक्रय लागत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सबको अपनी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है। तो यहाँ पर इनके बीच में विज्ञापन होड़ बची रहती है। सबसे अच्छा विज्ञापन देके कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करना। प्रतिद्वंदियों के बीच निरंतर संघर्ष पाया जाता है, गला घोट प्रतियोगिता पाई जाती है। एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, होड़ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्पाधिकार की सबसे बड़ी विशेषता है। अब बात करते हैं कीमत का निर्धारण कैसे होता है। हमने ये तो समझ लिया कि एकाधिकार में एकाधिकार खुद करता है, प्रतियोगिता में अपनी खुद की कीमत नीति होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार द्वारा निर्धारित किया जाता है। चलो होता कैसे है। अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को समझें, क्योंकि सीयूटी में केवल पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को पूछा जाता है, तो अगर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को समझें तो संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे होता है। सबसे पहली बात है संतुलन समझो। संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। तो बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां पर वस्तु की कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, और अर्थात बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां पर किसी वस्तु की मांग और पूर्ति जिस कीमत पर बराबर हो जाते, एक समान हो जाते हैं, उसको हम संतुलन कीमत या बाजार संतुलन के। बाजार संतुलन का सीधा मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कीमत पर वस्तु की मांग और पूर्ति आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अब इसी चीज़ को संतुलन कीमत के निर्धारण के लिए कई सारे लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट दिया। सबसे पहले थे प्रोफेसर रिकार्डो। रिकार्डो ने क्या कि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग पक्ष के द्वारा होता है, यानी कि उपभोक्ता के द्वारा होता है। उपभोक्ता कितनी कीमत पर वस्तु को खरीदना चाहता है। जबकि वहीं पर प्रोफेसर जेवंस ने कहा कि नहीं, उपभोक्ता नहीं करता है, वस्तु का उत्पादन उत्पादक करता है। तो यहाँ पर उत्पादकों के द्वारा ही वस्तु का उत्पादन होता है, पूर्ति के द्वारा। अब इन्हीं दोनों को समझते हुए प्रोफेसर मार्शल साहब ने कहा नहीं, किसी भी वस्तु के कीमत के निर्धारण के लिए उपभोक्ता और उत्पादक दोनों का होना अनिवार्य है। दोनों का सामंजस्य से वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति शक्तियों के द्वारा होती है, अर्थात ऐसी बिंदु पर कीमत का निर्धारण होता है जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो। जिस कीमत पर क्रेता खरीदने के लिए और विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है, उसी कीमत कर संतुलन कीमत का निर्धारण होता है। उन्होंने कहा ठीक वैसा ही जैसे कैंची को काटने के लिए 2 फलनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार की कीमत के निर्धारण के लिए मांग और पूर्ति का होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कीमत के घटने के साथ साथ वस्तु की मांग बढ़ती चली जाती है, लेकिन वस्तु की पूर्ति घटती चली जाती है। लेकिन एक बिंदु ऐसा होता है जहां पर एक निश्चित कीमत पर वस्तु की पूर्ति और वस्तु की मांग आपस में बराबर हो जाए। तो जहां पर बराबर होती है उसी को संतुलन कीमत के नाम से जानते हैं, क्योंकि वस्तु की यह पूर्ति वक्त, यह मांग वक्त की बिंदु ई पर संतुलन कीमत का निर्धारण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही आपस में बराबर है। क्योंकि मांग और पूर्ति के आधार पर ये दोनों निर्धारित होते हैं, तो मांग और पूर्ति दोनों ही अस्थिर होते हैं और दोनों में परिवर्तन होता रहता है। कई कारक प्रभावित होते हैं, तो मांग और पूर्ति में प्रभावित होते हैं, तो यहाँ पर वस्तु की मांग और वस्तु की संतुलन कीमत में भी परिवर्तन होता रहता है। तो इसको भी समझना जरूरी है कि कीमत में परिवर्तन कैसे होता है। तो संतुलन कीमत में परिवर्तन की 3 परिस्थितियां होती हैं। नंबर 1, केवल वस्तु की मांग में परिवर्तन हो तो, केवल वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो तो, और मांग और पूर्ति दोनों में एक साथ परिवर्तन हो तो क्या होगा। तो क्या होगा समझिए। सबसे पहले, अगर वस्तु की मांग परिवर्तन हो लेकिन वस्तु की पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो, तब क्या होगा। मांग में परिवर्तन कई कारकों से हो सकता है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जा रहा है, संबंधित वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो रहा है, स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि या कमी हो रही है, फैशन आदि में परिवर्तन हो रहा है।
तो इन कई सारे कारक होते हैं जिससे वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। मांग में परिवर्तन की दो स्थितियां होती है, या तो मांग में वृद्धि होगी या तो मांग में कमी होगी। अगर मान लीजिए पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और वस्तु की मांग बढ़ जाती है, देखिए पहले ये स्थिति थी डी और ये एस, तो बिंदु ई हमारा संतुलन था। यहाँ पर वस्तु की कीमत, ये वस्तु की मांग की मात्रा, क्योंकि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई या संबंधित वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो गई या कोई भी कारण हो, वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो वस्तु की मांग बढ़ने से यहाँ पर क्या हो जाता है, वस्तु की मांग बढ़ने से मांग ज़्यादा और पूर्ति कम। तो ऐसी स्थिति में पूर्ति बढ़ नहीं रही है तो मांग में वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर जो नया संतुलन बिंदु ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी कि वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संतुलन कीमत में वृद्धि हो जाएगी, वस्तु की कीमतें बढ़ जाएगी और संतुलन मात्रा में भी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि कीमत और मात्रा दोनों में ही परिवर्तन हो रहा है। फिर है मांग में कमी। मांग में कमी होने की स्थिति में क्या होता है, जो पहले संतुलन कीमत यहाँ हो रहा था और संतुलन कीमत उससे कम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में होता है कि संतुलन कीमत हमारी कम हो जाती है और पूर्ति की संतुलन मात्रा में भी कमी हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब होता है अगर मांग में कमी हो, कीमत और संतुलन मात्रा दोनों में ही क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ध्यान में रखना। नेक्स्ट, पूर्ति में परिवर्तन और मांग स्थिर रहे। अब उसका उल्टा, अब यहाँ पर केवल पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये पूर्ति में परिवर्तन कई कारकों से होता है, जैसे कच्चे माल की कीमत में परिवर्तन होने पर, श्रम के मूल्य में परिवर्तन होने पर, मशीनरी औजार आदि के मूल्य में परिवर्तन, तकनीक में परिवर्तन, उत्पादन के पैमाने का विस्तार होने से। या और यहाँ पर दो प्रकार की स्थितियाँ होती हैं, या तो पूर्ति में वृद्धि या तो पूर्ति में कमी। तो अगर वस्तु की मांग स्थिर है और पूर्ति बढ़ जाए, और अगर वस्तु की मांग स्थिर रहे और पूर्ति घट जाए तो क्या होगा। अब देखिए, वस्तु की पूर्ति के बढ़ जाने से पूर्ति वक्र आगे की ओर खिसक जाता है। तो पहले संतुलन यहाँ था, अब संतुलन कहाँ हो रहा है, नीचे की ओर, यानी कि वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और मात्रा में वृद्धि हो जा रही है। समझ लेना, केवल पूर्ति में वृद्धि की स्थिति में संतुलन कीमत में कमी आ जाती है और संतुलन मात्रा बढ़ जाती है। उसी के उल्टा अगर पूर्ति में कमी हो जाए, पूर्ति में कमी होने पर मांग हमारा ज़्यादा हो जाता है, अगर पूर्ति में कमी हो जाती है तो संतुलन कीमत में वृद्धि हो जाती है और मात्रा में भी कमी हो जाती है। ये था एक एक करके। अगर दोनों में एक साथ परिवर्तन हो, मांग और पूर्ति में एक साथ परिवर्तन होना है, यानी कि मांग और पूर्ति में एक साथ वृद्धि और मांग और पूर्ति में एक साथ कमी। तो पहला है मांग और पूर्ति में एक साथ वृद्धि। यदि मांग में वृद्धि अधिक और पूर्ति में वृद्धि कम हो तो क्या होगा। ठीक है, समझिएगा। पहली स्थिति ये है संतुलन कीमत और ये है मात्रा ई। अब कह रहा है मांग में वृद्धि अधिक और पूर्ति में वृद्धि कम हो, ये है मांग वक्र और ये पूर्ति वक्र। मांग में वृद्धि इतनी हो रही है और पूर्ति में वृद्धि कम हो रही है इतना। अब ये जो बिंदु था, अब ये बिंदु कहाँ पर हो गया, ये वाला बिंदु ई हो गया। तो इसका मतलब होता है नई मांग कीमत ये और मात्रा ये। तो इससे क्या हो गया, तो इस स्थिति में वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और संतुलन मात्रा में भी क्या हो जा रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति है यदि मांग और पूर्ति दोनों में वृद्धि समान हो, दोनों ही एक समान मात्रा में बढ़ रहे हैं। तो समझिए कैसे होगा, ये है हमारा संतुलन कीमत, ये है मांग वक्र, पूर्ति वक्र, पी और क्यू, दोनों में ही एक समान परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि हो रही है एक समान। जब एक समान परिवर्तन होता है तो नया संतुलन वक्र ये बन जाता है, ये है हमारा एस एस और ये डी। तो ये देखिए, तो इस स्थिति में वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब होता है संतुलन मात्रा में कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, केवल मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। और फिर है यदि मांग में वृद्धि कम और पूर्ति में वृद्धि अधिक हो। ठीक है, तो कह रहा है यदि मांग और पूर्ति दोनों में वृद्धि समान हो तो संतुलन मात्रा में नहीं, संतुलन कीमत में, संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अब दोनों में अगर असमान होता है, ध्यान रखिएगा, अब कह रहा है अगर मांग में वृद्धि कम और पूर्ति में वृद्धि अधिक हो, मांग में वृद्धि यहाँ हो रही है, पूर्ति में वृद्धि इतनी हो रही। अब देखिए पहले ये वाला पॉइंट था, अब ये वाला पॉइंट हो रहा है, इसको मिलाइए तो ये पहले की कीमत और फिर कीमत कम होकर हमारी नीचे हो गई और मात्रा में। इसका मतलब होता है अगर पूर्ति में अधिक और मांग में कम वृद्धि हो तो संतुलन कीमत में कमी हो जाती है बट मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये अलग स्थितियां हैं, ध्यान रखिएगा। इसी का उल्टा करेंगे तो दूसरी स्थिति होती है। तो ये सभी स्थितियों को समझना है क्योंकि किसी भी स्थिति से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डाउट निकल के आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट जरूर पूछिएगा। आप पूछ रहे थे कि बीएसटी का और अकाउंट का कैसे होगा, उसके रिलेटेड भी मैं जल्दी ही क्लास शुरू करने वाला हूँ। समय की कमी हो जाती है इसलिए सारे वीडियोज़ नहीं बना पाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उससे रिलेटेड भी वीडियो आ जाए। थैंक यू एंड बाय।